प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे संविधान और संविधानवाद पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब आपके परीक्षाओं का समय है और आप किस तरह से इसको आपके लिए मैंने इजी बनाया है कि आप बहुत आसानी से इन प्रश्नोत्तर को समझकर संविधान और संविधानवाद को समझ पाएंगे। आपको संविधान के ऊपर और संविधानवाद के ऊपर पहले ही मैंने वीडियो भेजे हैं, कृपया आप उनको भी बहुत अच्छी तरह से देखें, जिससे कि आपको प्रश्न उत्तर करने पर बहुत आसानी होगी। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है, और राज्य का रूप चाहे कैसा भी हो, आवश्यक रूप से उसका अपना एक जीवन मार्ग अर्थात संविधान होता है। तो यह बात न केवल लोकतंत्रात्मक बल्कि निरंकुश राज्यों के संबंध में भी पूर्ण सत्य है, और इतिहास के आधार पर इसकी पुष्टि की जा सकती है। लोकतंत्र की स्थापना के पहले जैसे फ्रांस में बूर्बो वंश के निरंकुश व स्वेच्छाकारी राजाओं का शासन था, और ये शासक अपनी इच्छा को ही कानून समझते थे, लेकिन फिर भी फ्रांस में एक प्रकार के संविधान की सत्ता विद्यमान थी। कतिपय ऐसे कानून थे जिनका उल्लंघन शासक के द्वारा भी नहीं किया जा सकता था, है ना। मैंने संविधान के बारे में आपको ये भी बताया था कि संविधान मानव शरीर के संदर्भ में संविधान हम किसको कहते हैं? अंग्रेजी का एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका प्रयोग मानव शरीर के ढांचे या बनावट के लिए किया जाता है। हमारे जो हड्डियों का ढांचा है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है? शरीर का ढांचा या गठन। उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य राज्य के ढांचे या गठन से होता है ना। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की परिभाषा दीजिए कि संविधान हम किसे कहेंगे। तो संविधान राजकीय आचरण का वह विधान है, वह नियम है जिसके द्वारा व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों को निश्चित किया जाता है, और जिसके द्वारा सरकार के विविध अंगों का स्वरूप एवं गठन, उनकी शक्ति और सरकार के विभिन्न अंगों के जो आपस में संबंध होते हैं उसको निश्चित किया जाता है। तो यह है संविधान। इसके अलावा यदि आप किसी विद्वान की परिभाषा भी लिख देते हैं, जैसे गिलक्राइस्ट है, डाइसी हैं, ब्राइस है, फाइनर है, तब भी वह संविधान की परिभाषा के अंदर ही आपका आएगा। संविधानों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है? तो संविधानों का जो वर्गीकरण है, राजनीति विज्ञान के जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने इसके विविध वर्गीकरण प्रस्तुत किए, और वर्तमान में जो संविधानों का वर्गीकरण है वो 3 आधारों पर किया जाता है। संविधान की उत्पत्ति के आधार पर, संविधान के प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर, और संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर। तो इन 3 आधारों पर संविधान का वर्गीकरण किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है? तो उत्पत्ति के आधार पर संविधान विकसित संविधान और निर्मित संविधान। आपको पता ही है ना कि इस विकसित संविधान क्या होता है कि इसके लिए कोई संविधान सभा नहीं है ना। इस प्रकार के संविधानों का निर्माण संविधान सभा किसी भी संस्था द्वारा निश्चित समय पर नहीं किया जाता है, बल्कि ये संविधान इतिहास और विकास के परिणाम होते हैं। तो इस प्रकार के संविधान विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं एवं न्यायालय के निर्णयों के पर आधारित होते हैं। जैसे इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? इंग्लैंड का संविधान। इसी तरह से दूसरा संविधान का है निर्मित संविधान। तो ये वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण एक विशेष समय पर संविधान सभा के जैसी विशेष संस्था के द्वारा किया जाता है, तो इसको हम निर्मित संविधान कहते हैं। जैसे हमारे भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, ठीक है ना। दूसरा है कि प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रथाओं और कानूनों के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, अलिखित संविधान और लिखित संविधान। अलिखित संविधान जैसा कि नाम से ही है, जो कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। ये संविधान परंपरागत प्रथाओं पर समय समय जो न्यायालय ने निर्णय दिए हैं उसके आधार पर ये चलता है। तो अलिखित संविधान क्या है? जिसकी अधिकांश बातें कभी किसी पत्र या लेखा में लिखी हुई नहीं होती। इसी तरह से लिखित संविधान है। तो जो लिखित संविधान है वह कैसा संविधान होता है? लिखित संविधान उसे कहते हैं हम कि जिसके आधारभूत उपबंध एक लेख में लेखबद्ध होते हैं, एक लेख पत्र में लिखे हुए होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आपको पूछा गया है कि लिखित संविधान के 4 गुण बताइए कि लिखित संविधान कैसे कौन कौन से गुण हैं जो आप बता सकते हैं। जैसे ये स्पष्ट और निश्चित होता है ना कि लिखित संविधान इसमें इसका एक बहुत बड़ा गुण है
कि इसका पालन सरलता से किया जा सकता है क्योंकि ये स्पष्ट और निश्चित होता है। इसकी व्याख्या में सरलता होती है क्योंकि स्पष्ट और निश्चित है तो इसकी व्याख्या आसानी से की जा सकती है। अधिकारों की इसमें पूर्ण सुरक्षा होती है कि लिखित संविधान में नागरिक अधिकारों का स्पष्टतापूर्वक उल्लेख किया होता है। इसके अतिरिक्त लिखित संविधान सामान्यतः कठोर भी होते हैं और संविधान की इस कठोरता के कारण शासक दल के द्वारा नागरिक अधिकारों को मनमाने तरीके से नहीं लागू किया जा सकता है, इसलिए अधिकार अधिकतर सुरक्षित रहते हैं। फिर अल्पसंख्यकों में विश्वास। लिखित संविधान के द्वारा लोगों के अधिकारों को अधिक अच्छे प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है और इस प्रकार का संविधान अल्पसंख्यकों को उनके हितों की रक्षा का आश्वासन देता है और उनकी आस्था संविधान में बढ़ाता है। इसके अलावा आप चूँकि छोटे क्वेश्चंस के अंदर आप 4 ही कर सकते हैं, लेकिन स्थायित्व भी इसका एक गुण है और श्रद्धा और सम्मान का पात्र होता है लिखित संविधान, यह भी इसका एक गुण है। इसी तरह से अलिखित संविधान के कौन से 4 गुण हैं? तो अलिखित संविधान के लिए कहा गया है ये परिवर्तनशील होता है, ये क्रांति से रक्षा करता है, ये प्रगतिशील होता है और संकट काल के लिए श्रेष्ठ है ना। जैसे परिवर्तनशील कहा है ना कि इस परिवर्तनशीलता के कारण ये बदलती हुई परिस्थितियों में आसानी से ढाला जा सकता है। और अलिखित संविधान आवश्यक रूप से लचीले होते हैं, तो इसके लचीलेपन के कारण जनता की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने के लिए किसी क्रांति या विद्रोह की आवश्यकता नहीं होती और ये शांतिपूर्ण और संवैधानिक मार्ग से ही वांछित तरीके का परिवर्तन लेके आ सकता है। और उसमें कौन सा संविधान है? ब्रिटिश संविधान, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर प्रगतिशील होता है ये कि अलिखित संविधान में परिवर्तनशीलता गुण है, इसके कारण क्या होगा, ये परिवर्तित किया जा सकता है ना, और आगे इसको किसी भी तरह से ढाला जा सकता है। ये संकट काल के लिए श्रेष्ठ है कि अपनी परिवर्तनशीलता का गुण होने के कारण अलिखित संविधान की अपेक्षा संकट काल का अधिक अच्छे प्रकार से ये सामना कर सकता है। तो ये वैसे मुख्य अलिखित संविधान के 4 गुण ही हैं, इसको आप देख लिए। लिखित संविधान के 4 दोष बताइए। जैसे आपसे 4 गुण अगर पूछे हैं तो आपसे 4 दोष भी पूछे जा सकते हैं। किसके? लिखित संविधान के। जैसे अपन ने पहले लिखित संविधान के गुण देखे थे, है ना, तो ये राष्ट्र के द्वारा विकसित नहीं होते। एक तो सबसे पहला है आपका देश में के विकास में बाधा, कि लिखित संविधान जब देश के साथ विकसित नहीं हो पाता तो संविधान देश के विकास में बाधक बन जाता है। तो ऐसी कठिनाइयाँ उस समय विशेष कर आती हैं जबकि संविधान लिखित होने के साथ साथ कठोर भी हो। क्रांति का कारण बनते हैं कि जब बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो बाध्य होकर संविधान में परिवर्तन करने के लिए जनता क्या करती है? क्रांति करती है और क्रांति के मार्ग को अपनाती है। फिर राष्ट्र के साथ ये विकसित नहीं होते कि लिखित संविधान जो है सामान्य साधारण कानून की भांति संशोधित नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में ये संविधान राष्ट्र के विकास के साथ विकसित नहीं होते हैं क्योंकि इसमें संशोधन करने में बहुत समय लग जाता है। और फिर चौथा इसका है कि अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक नहीं कि लिखित संविधान के पक्ष में एक बहुत ही बड़ा तर्क दिया जाता है कि इस प्रकार के संविधान नागरिक अधिकारों के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। ब्रिटिश लोगों के अधिकार किसी भी दूसरे के नागरिकों से कम सुरक्षित नहीं है। वास्तव में अधिकारों की रक्षा लिखित संविधान की अपेक्षा जन भावनाओं पर निर्भर करती है। फिर अलिखित संविधान के 4 दोष भी पूछे गए हैं। तो कहा है कि अस्पष्ट और निश्चित होता है क्योंकि अलिखित संविधान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है ना, तो संविधान का ठीक प्रकार से पालन संभव नहीं हो पाता है ना, और न ही संविधान की व्याख्या ठीक प्रकार से हो पाती है। ये बहुसंख्यक जो दल हैं उसके खिलवाड़ का साधन बन जाते हैं कि अलिखित संविधान अपने लचीलेपन के कारण क्या होता है कि बहुसंख्यक दल मनमाने आचरण की प्रवृत्ति अपना लेता है, अपने हिसाब से उसको ढालना शुरू कर देता है। न्यायाधीशों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं ये कि न्यायाधीशों को संविधान की व्याख्या करने में बहुत छूट प्राप्त होती है और संविधान की वो अपने तरीके से व्याख्या करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि न्यायाधीशों के हाथ का ये खिलौना बन जाते हैं। फिर कहा जाता है कि नव लोकतंत्र के ये अयोग्य है कि अलिखित संविधान केवल उन्हीं राज्यों द्वारा ठीक प्रकार से अपनाए जा सकते हैं जहाँ के नागरिकों में पर्याप्त राजनीतिक जागरूकता हो और जहाँ लोकतंत्र परंपराएं भली प्रकार से स्थापित हो गई हों और जिन राज्यों के द्वारा अभी नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की गई है वहाँ अलिखित संविधान ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है, तो इसलिए नव लोकतंत्र के लिए अयोग्य माने गए। परिवर्तनशीलता के आधार पर हम संविधान को कितने प्रकार का बता सकते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं परिवर्तनशीलता के आधार पर, लचीला संविधान और कठोर संविधान। कठोर संविधान हम किसे कहेंगे कि ये वे संविधान होते हैं जिनमें संवैधानिक व साधारण कानून में मौलिक भेद समझा जाता है तथा इनमें संवैधानिक कानूनों में संशोधन परिवर्तन के लिए साधारण कानून के निर्माण से अलग प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं।
जैसे साधारण कानूनों में किसी प्रकार का चेंजेस करते हैं, वैसे इन कठोर संविधान के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे गार्नर के अनुसार जो भिन्न स्रोत से उत्पन्न होता है और पद में साधारण कानून में से वैध दृष्टि से कहीं ज़्यादा उच्च है, इसका संशोधन भी किसी भिन्न तरीके से ही किया जाता है कठोर संविधान का। तो इसके गुण हैं कि इससे राजनीतिक जीवन में स्थिरता आती है और नागरिक अधिकारों की रक्षा होती है। ठीक है ना, कि कठोर संविधान के अगर हम गुण देखते हैं तो कठोर संविधान के क्या गुण हैं कि इसके राजनीतिक जीवन में स्थिरता आती है, कि कठोर संविधान सरलता से तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिससे राज्य की शासन विधि और राजनीतिक जीवन में स्थिरता बनी रहती है। इसी तरह से नागरिक अधिकारों की रक्षा, कि कठोर संविधान देश के सभी नागरिकों के विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भली प्रकार से रक्षा करता है और नागरिक अधिकारों के संबंध में ये संदेह या विवाद उत्पन्न होने पर संविधान और न्यायालय का आश्रय लिया जा सकता है ना। और कठोर संविधान के लिए जो हमने लिखित संविधान के गुण हैं वही ज़्यादातर इसी के गुण हैं कि ये स्पष्ट और निश्चित होता है ना। संविधान के सम्मान में इसमें वृद्धि होती है और संघात्मक राज्यों के लिए कठोर संविधान आवश्यक है। 2 पूछें तो 2 और बाकी भी हम डिस्कस कर सकते हैं। लचीला संविधान किसे कहते हैं और इसके भी 2 गुण बताइए, है ना। तो लचीला संविधान हम किसे कहेंगे? यदि संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच कोई अंतर ना हो और संवैधानिक कानून के सामान्य कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया से ही, है ना, जिस तरह से सामान्य कानूनों के अंदर संशोधन किया जा सकता है उसी तरह से संवैधानिक कानूनों में भी संशोधन किया जा सकता है, तो वह जो आपका संविधान है वो कैसा कहलाता है? लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान कहलाता है। तो लचीला संविधान वह है जिसकी साधारण कानून से अधिक शक्ति एवं सत्ता नहीं है और जो साधारण कानून की भांति बदला जा सकता है, चाहे वह एक प्रलेख या अधिकांशतः परंपराओं के रूप में ही हो, है ना। तो इसकी जो हम लचीले संविधान के गुण हैं कि राजनीतिक प्रगति के अनुरूप है, राजनीतिक जीवन का ये सच्चा प्रतिबिंब है। लचीले संविधान के लिए क्या कहते हैं कि यह लचीला संविधान राजनीतिक प्रगति के अनुरूप है, मतलब कि चूंकि लचीले संविधानों में सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है, तो इस प्रकार के संविधान में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार विकास होता रहता है और परिणामतः इस प्रकार के संविधान राजनीतिक प्रगति के नितांत अनुकूल होते हैं। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन के पिछले इतने 1500-1600 वर्षों के इतिहास को आप लें, जिसमें संविधान के लचीलेपन के कारण ही वहाँ राजनीतिक जीवन बिना किसी विशेष अशांति के प्रगति की ओर उन्मुख है। फिर राजनीतिक जीवन का सच्चा प्रतिबिंब कि लचीला संविधान देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है, जनता की मनस्थितियों इच्छाओं के अनुसार बदलता रहता है। इस कारण लचीले संविधान को राजनीतिक जीवन का सच्चा दर्पण कहा जाता है। कहा है कि कठोर संविधान के 4 दोष बताइए। कठोर संविधान जो है उसके, तो कठोर संविधान के जब हम 4 दोष देखते हैं, पहला दोष विकास में बाधक, दूसरा क्रांति का कारण। अब आपको मैंने जो डिस्कस किए हैं पहले वाले संविधान, उसके आधार पर आप अपने आप इसको बता सकते हैं कि जैसे विकास में बाधक कैसे, कि किसी भी राज्य का जीवन सदा एक सा नहीं रहता और उसमें सदा परिवर्तन होता रहता है। अतः राज्य के संविधान के लिए आवश्यक है कि वे बदलते ही जीवन के अनुरूप परिवर्तन हो जाए उसमें, लेकिन कठोर संविधान परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार सरलता से बदला नहीं जा सकता है, इसलिए इसको विकास में बाधक माना है। इसको क्रांति का कारण माना है क्योंकि संविधान के अंदर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ना, जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुसार वो नहीं होता है, तो जनता इसमें क्रांति कर देती है। जनता की इच्छाओं के प्रतिबिंब नहीं, ये भी माना जाता है कि कठोर संविधान में परिवर्तन काफ़ी कठिन कार्य होता है और वह जनता की इच्छाओं को परिलक्षित नहीं कर पाते हैं और वह राष्ट्र के वास्तविक स्थिति के प्रतिबिंब नहीं रहते हैं। फिर न्यायपालिका का अनुचित प्रभाव, कि कठोर संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है ना, संरक्षक के रूप में कार्य करती है, तो अपनी इस शक्ति के आधार पर न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को अवैधानिक घोषित कर सकती है। और अमेरिका जैसे कठोर संविधान वाले देशों में न्यायपालिका द्वारा यह कार्य केवल कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर नहीं होता, बल्कि राजनीतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर भी किया जाता है। तो इस प्रकार न्यायपालिका जनता की प्रतिनिधि व्यवस्थापिका का स्थान ग्रहण कर लेती है, जिसे उचित नहीं समझा जाता। लचीले संविधान के भी दोष हैं, देखिए केवल इसी के दोष नहीं है कि राजनीतिक जीवन में अस्थिरता आती है। इस संविधान में राजनीतिक जीवन के अंदर क्या आती है? अस्थिरता आती है कि लचीले संविधान में संशोधन का कार्य बहुत अधिक सरल होता है। संविधान में सरलतापूर्वक संशोधन की व्यवस्था के कारण इस प्रकार का संविधान स्थायित्व नहीं रहता है, राजनीतिक जीवन में कोई स्थिरता नहीं रहती है ना, इसलिए वह ये संविधान का ये दोष माना जाता है। नागरिकों के अधिकार भी सुरक्षित नहीं है कि संविधान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है कि शासक और शासित के संबंध निश्चित हों और इन संबंधों की मर्यादाएं बनाए रखें, लेकिन लचीले संविधान में
अत्यंत सरलतापूर्वक संशोधन की व्यवस्था होने के कारण शासक वर्ग मनमाने तरीके से इन संबंधों में परिवर्तन कर लेता है और जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाते। राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना कि लचीले संविधान राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं और इस प्रकार के संविधान को वह पवित्रता और सम्मान प्राप्त नहीं होता जो देश की जनता की ओर से उसको प्राप्त होना चाहिए। और संघात्मक शासन के लिए तो ये बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है, क्योंकि संघात्मक राज्यों के में लचीले संविधान को अपना ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि लचीले संविधान में अकेले केंद्रीय व्यवस्थापिका सामान्य बहुमत से मनचाहा परिवर्तन कर सकती है और वर्तमान प्रवृत्ति संघात्मक राज्यों के निर्माण की ओर है, इसलिए भी लचीले संविधान को उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। फिर आता है कि श्रेष्ठ संविधान के 4 लक्षण बताइए, है ना। कि श्रेष्ठ संविधान के लक्षणों का पूर्ण निश्चिततापूर्वक तो वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के संविधान की आवश्यकता होती है और ये ठीक प्रकार से कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इंग्लैंड में विकसित अलिखित और लचीला संविधान ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका में निर्मित लिखित और कठोर संविधान संवैधानिक प्रगति में बाधक सिद्ध नहीं हुआ है। तो सामान्य रूप से विविध संविधानों के अध्ययन एवं अनुभव के आधार पर एक अच्छे संविधान के क्या लक्षण हो सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे उसमें व्यापकता होनी चाहिए, कि संविधान को सूक्ष्म बनाने की दृष्टि से किसी भी परिस्थिति में उसकी व्यापकता का बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। तो संविधान में दिन प्रतिदिन की राजनीतिक बारीकियों का वर्णन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन शासन के आधारभूत सिद्धांतों और नियमों का यथासंभव बहुत विस्तार से जो है वर्णन किया जाना चाहिए। स्पष्ट और निश्चित, कि हमने पहले डिस्कस किया कि संविधान स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। फिर मौलिक अधिकार, है ना, कि संविधान का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि शासन की मर्यादा निश्चित करना, दूसरे व्यक्तियों और राज्यों के हस्तक्षेप से नागरिकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना। और ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि संविधान से ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख होने से नागरिक की स्वतंत्रता एवं हित अधिक सुरक्षित रह पाते हैं। इसलिए एक श्रेष्ठ संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन होना चाहिए और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। कि वर्तमान समय में देश का शासन किसी एक व्यक्ति या संस्था के द्वारा नहीं होता, बल्कि किसके द्वारा होता है? बहुत सारे विभागों के द्वारा होता है। तो शासन के इन विभिन्न विभागों को अपनी सीमाओं में रखने और इन विभागों के बीच में कोई विवाद अगर उत्पन्न हो जाता है तो स्वतंत्र न्यायालय होने चाहिए, है ना, जो इनके बीच में किसी प्रकार की भी कोई विरोध हो तो उसको निपटा सके। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए स्वतंत्र न्यायालयों के अस्तित्व आवश्यक है और स्वतंत्र न्यायालय शासन को अपनी सीमा में रखते हुए जनता के अधिकार एवं स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि संक्षिप्त होना चाहिए, है ना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं कि परिवर्तनशीलता होनी चाहिए उसमें, कि समय के अनुसार वह बदलना भी चाहिए। फिर आता है कि संविधानवाद किसे कहते हैं और इसका जनक किसे कहा जाता है। देखिए, आज तक राजनीतिक चिंतन के इतिहास का जिस रूप से हम अध्ययन करते रहे हैं उसे दृष्टि में रखते हुए कहा जा सकता है कि राजनीतिक चिंतन यूनान से प्रारंभ होता है और इस राजनीतिक चिंतन के 2 प्रारंभिक विचारक हैं। कौन? प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो का आदर्श राज्य दार्शनिक राजा का असीमित शासन है, लेकिन अरस्तु का आदर्श राज्य विधि की सर्वोच्चता वाला राज्य है। तो ऐसा राज्य या ऐसा शासन जिसमें सर्वोच्चता की स्थिति किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि किसको प्राप्त होती है? विधि को या कानून को प्राप्त होती है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? संविधानवाद बोलते हैं। तो विधि की सर्वोच्चता वाला वह राज्य विधि का शासन या संविधानवाद है ना। संविधानवादी शासन का अर्थ क्या होता है कि किसी संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाने से कुछ अधिक, है ना। इसका अर्थ है एक निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुसार शासन चलाना। संविधानवाद की वास्तविक सार्थकता, इसके पीछे मौलिक उद्देश्य यही है कि शासन की सीमाएं बांधी जा सके, है ना, असीमित ना हो उसका शासन, और शासन चलाने वालों पर कानूनी तथा नियमों के मानने का बंधन रहे। संविधानवाद का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। प्लेटो और अरस्तु है, लेकिन संविधानवाद का जो जनक है वो अरस्तु को ही कहा जाता है। संविधान और संविधानवाद में 2 अंतर बताइए। वैसे तो हम संविधान और संविधानवाद में जो अंतर है वह कई तरीके से इसको बता सकते हैं, लेकिन मुख्य 2 पूछे गए हैं। तो परिभाषा की दृष्टि से संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है और वहीं संविधान एक संगठन का प्रतीक है ना। संविधान में जैसे किसी राष्ट्र के मूल्य, विश्वास और आदर्श निहित रहते हैं, जबकि संविधानवाद उन सिद्धांतों का समूह है जिनके आधार पर शासन व्यक्तियों और शासकों के अधिकारों तथा उसकी सीमाओं का निर्धारण करता है। दूसरा है प्रकृति की दृष्टि से संविधानवाद में लक्ष्यों और उद्देश्य की प्रमुखता होती है, जबकि संविधान में साधनों की सुव्यवस्था को प्रधानता दी जाती है ना। शॉर्ट क्वेश्चन है कि संविधान और संविधानवाद में 2 अंतर बताइए, तो मैंने आपको 2 अंतर इसमें बताए। इसके अलावा संविधान और संविधानवाद के अंतर का एक पूरा वीडियो मैंने आपका बना रखा है, आप कृपया उसको भी एक बार देखें। संविधानवाद की 4 विशेषताएं बताइए। कि संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा है,
संविधानवाद का जो संबंध है राष्ट्र के जीवन दर्शन से है। यह उन मूल्यों, विश्वासों और राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय है और जो हर राष्ट्र का जीवन आधार होते हैं। तो यह संवैधानिक दर्शन राजनीतिक समाज को अभिजनों द्वारा प्रदान किया जाता है, एलिट वर्ग के द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा कहते हैं कि संविधानवाद संस्कृति संबद्ध अवधारणा है, कि संविधानवाद की धारणा हर जगह व स्थान विशेष की संस्कृति से संबद्ध पाई जाती है। तो हर देश के आदर्श, मूल्य, विचारधाराएं उस देश की संस्कृति की ही उपज होती है। जैसी संस्कृति होगी वैसी वहाँ की विचारधाराएं भी होगी। संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है, कि संविधानवाद में विशिष्ट बात क्या है कि इसमें स्थायित्व के साथ साथ गत्यात्मक पाई जाती है, गत्यात्मकता पाई जाती है। और यही कारण है कि यह प्रगति में बाधक नहीं है, ये प्रगति में साधक है। इसकी गतिशील प्रकृति अति आवश्यक है, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ साथ मूल्यों में परिवर्तन आता है और उसी से संस्कृति विकसित होती है और यह समाज के वर्तमान में प्रिय मूल्यों के साथ इसकी भविष्य की आकांक्षाओं का भी प्रतीक होता है। फिर का एक संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है, कि सामान्य परिस्थितियों में हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज के मूल्यों व गंतव्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है और ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित रहता है। यही उन संस्थागत प्रक्रियाओं का संगठन व स्थापना करते हैं जिनसे संविधानवाद व्यवहारिक व वास्तविक समझा जाता है। इसका भी डिटेल का जो वीडियो है संविधानवाद की विशेषता है उसको आप देखिए, ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया। संविधानवाद की अवधारणाएं कितनी हैं बताइए। तो संविधानवाद की 3 अवधारणाएं हैं, पाश्चात्य अवधारणा, साम्यवादी अवधारणा और विकासशील लोकतंत्र की अवधारणा। संविधानवाद के सम्मुख प्रमुख रूप से आने वाली 4 बाधाएं बताइए। कौन कौन सी बाधाएं हैं जो संविधानवाद के सामने आती हैं। युद्ध और तनाव का वातावरण, निरंकुशतावाद, इसके सामने जो आने वाली बाधाएं हैं वो कौन सी हैं। युद्ध और तनाव का वातावरण, निरंकुशतावाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्रीय शासन के पास बहुत ज़्यादा भार का होना और जनता की आर्थिक सामाजिक संतुष्टि, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि भाई इसकी जो है वो आर्थिक सामाजिक जो संतुष्टि है वो इसके अंदर आती है ना। कि 4 बाधाएं हम देख रहे हैं इसके अंदर कौन कौन सी है। कि युद्ध और तनाव का वातावरण है ना, कि युद्ध और राज्यों के बीच तनाव का वातावरण संविधानवाद के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। युद्ध की आशंका की प्रत्येक स्थिति में शासन तंत्र के द्वारा अपनी शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि कर ली जाती है और जनता की सामान्यतः शासन की शक्तियों में इस वृद्धि को स्वीकार कर लेती है। और ये आवश्यक नहीं है कि युद्ध के कारण संविधानवाद समाप्त हो जाए, लेकिन युद्ध तथा राज्यों के बीच तनाव का वातावरण संबंधित राज्यों के संविधानवाद पर भारी दबाव डालकर उसे शिथिल कर देता है। निरंकुशतावाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्रीय शासन के पास कि संविधानवाद के मार्ग में एक बाधा यह भी है देखिए कि वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में केंद्रीय संस्थाओं के कार्यभार में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है और ये केंद्रीय संस्थाएं जब इस कार्यभार को नहीं उठा पाती हैं तो जनता में स्वयं संविधानवादी व्यवस्था के प्रति ही असंतोष उत्पन्न हो जाता है। तो अनेक बार अत्यधिक कार्यभार से पीड़ित ये केंद्रीय संस्थाएं स्वयं भी अपनी शक्तियों का एक ऐसा भाग किसको सौंपती है जिसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, है ना, पदाधिकारियों को सौंप देती हैं और जिनके पास निर्णायक शक्ति का होना संविधानवादी व्यवस्था के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। फिर है कि जनता की आर्थिक सामाजिक संतुष्टि, यदि संविधानवाद आर्थिक सामाजिक संतुष्टि की दिशा में बढ़े तब उसका मार्ग निरापद होता है, लेकिन अनेक बार देखा गया है कि संविधानवाद जनता की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का अपेक्षित गति से समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाता, तो परिणामतः जन आंदोलन की स्थिति खड़ी हो जाती है और कभी कभी तो आंदोलन की स्थिति इतनी गंभीर होती है कि समस्त संविधानवादी व्यवस्था ही संकट में पड़ जाती है ना। तो इस प्रकार से संविधानवाद के सामने ये 4 प्रमुख समस्याएं आती हैं। संविधानवाद की जो समस्याएं आई हैं उनका क्या हल है भाई। जो समस्या है उनका कुछ निराकरण भी तो होता होगा। तो कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था में अपेक्षित सुधार। संविधानवाद एक गतिशील व्यवस्था है तथा आज संविधानवाद की रक्षा के लिए राजनीतिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और इस संबंध में कुछ सुधार अवश्य दिए गए हैं। जैसे क्या सुधार होना चाहिए कि व्यवस्थापिका सभा की सदस्य संख्या में कमी की जानी चाहिए, विधायी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार करते हुए अनावश्यक औपचारिकताओं को दूर करना चाहिए, विधानसभा की सदस्यता और मंत्री पद के लिए कुछ योग्यता अनिवार्य की जा सकती हैं, है ना। तो तभी मतलब लोकतंत्री शासन सही अर्थों में सामर्थ्यवान शासन का रूप देने के लिए जो है हम आवश्यक कदम उठाएंगे, तभी लोकतंत्र जो है अपेक्षित रूप से सुधार किया जा सकेगा लोकतंत्र के अंदर, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रभावशाली बनाना, कि जैसे केसी विहर लिखते भी हैं कि वस्तुतः शांति और समृद्धता संविधानवादी शासन के सबल सहयोगी हैं। कौन? शांति और समृद्धता। तो राज्यों के आपसी संबंधों में शांति और सहयोगी संबंधों की स्थिति को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। जब कोई राज्य अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों को आपसी व्यवहार के
मान्य सिद्धांतों की अवहेलना करे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा उसे ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांतिपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में जितनी सीमा तक सफल होगा, संविधानवाद को बनाए रखना उतना ही सहज होगा। फिर है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति। कि संविधानवाद की रक्षा के लिए लोक कल्याण की घोषणाएं और नारे पर्याप्त नहीं हैं, है ना। गरीबी हटाओ और इस तरह के जो हम नारे लगाते हैं ना, वो पर्याप्त नहीं है। लोक कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। संविधानवाद को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आर्थिक विषमता यथासंभव अधिकाधिक सीमा तक दूर की जाए। आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए। जब तक आर्थिक विषमता नहीं हटाई जाएगी तब तक हम आर्थिक और सामाजिक न्याय को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इस संबंध में अधिकांश विकासशील देशों में जनता का धैर्य समाप्ति के कगार पर आ चुका है अब, और यथासंभव अतिशीघ्र और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। तो ये सारी समस्याएं हमने बताई, उसका सॉल्व भी कि हमको क्या क्या इसके लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि संविधान और संविधानवाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैंने आपको दिए, और इसके लिए मैंने विस्तार से संविधान के ऊपर अलग और संविधानवाद के ऊपर अलग जो वीडियो बनाए हैं, आप उनको पढ़ने के बाद इसको देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा ईजी और सरल लग जाएगा। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके सुझाव आमंत्रित हैं।